ठोकरे खाती हूँ पर शान से चलती हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलती हूँ। गिरती हूँ, उठती हूँ, फिर से गिरती हूँ, फिर से उठती हूँ। आखिर में जीतूंगी मैं, ये ठान के चलती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने शादी के बाद की स्टार्ट, तो मुझे ताने ये पड़े कि भाई अब तो शादी हुई, अब तो बच्चे कर तू, अब तुझे रेसलिंग करने की क्या जरूरत है, ठीक है। और ये छोटे कपड़े पहनेगी। आपका वो टर्निंग पॉइंट क्या था? पागलपन भी एक चाहिए आपको कि उस हद तक उस चीज को चाहना, उस चीज के लिए मेहनत करना, अपना 200% देना, तो उसके लिए पागलपन तो चाहिए। अपने आप को पुश करना। एक टाइम होता है जब आपकी मसल्स, आपका माइंड सब कुछ गिव अप कर देता है, उस टाइम पे आपका पागलपन साथ है। आज का एपिसोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है बिकॉज आज हमारे साथ एक रेसलर है जिन्होंने काफी गर्ल्स को इंस्पायर किया है। वेलकम टू द मानव शोरूम। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। सो आप कितने टाइम से रेसलिंग करते रहे हैं? मुझे रेसलिंग करते हो गए हैं अराउंड 8 इयर्स। ओके। तो जब आपने स्टार्ट किया था, हमारी सोसाइटी में काफी ताने सुनाते हैं लोग कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तो क्या आपने भी ये सारी चीजें फेस किया है? बिल्कुल बिल्कुल फेस किया है, क्योंकि देखो मैंने जो है ना रेसलिंग शादी के बाद स्टार्ट की। ओके। लाइक शादी के बाद तो एक इम्पॉसिबल है, आपने कभी स्पोर्ट्स नहीं किया, वो भी रेसलिंग जैसा गेम जिसमें कि एक मतलब लड़के का गेम माना जाता है और मतलब एक ताकत का गेम है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने शादी के बाद की स्टार्ट, तो मुझे ताने ये पड़े कि भाई अब तो शादी हुई, अब तो बच्चे कर तू, अब तुझे रेसलिंग करने की क्या जरूरत है, ठीक है। और ये छोटे कपड़े पहनेगी, इतने निक्कर पहनेगी, घूंघट कर, ये कर, वो कर। तो ये सब चीजें जो आस पड़ोस के लोग हैं या जो सोसाइटी जो खुद को बोलती है, उन लोगों ने काफी चीजें बोली। बट मैंने उस टाइम पे उस चीज को एक साइड में करके कि मेरी लाइफ है, मुझे देखना है क्या करना है, मैंने सपना देखना है, मुझे उसके लिए काम करना है। ओके। तो आपका वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि शादी के वजह से आपने डिसाइड किया? तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट रेसलिंग? इंस्पायर्ड ऐसा कुछ इंस्पायर्ड नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने ना रेसलिंग बड़े मजे मजे में स्टार्ट की। अच्छा। मजे मजे में लाइक मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। स्कूल टाइम से ही मैं पढ़ाई में, मेरी ना बहुत मतलब इंटरेस्ट रहा है, मैं बहुत इंटेलिजेंट थी और पढ़ाई भी उससे ही मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई थी। आफ्टर मैरिज मेरी सास भी पढ़ी लिखी है, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे इन लॉज का सब पढ़े लिखे, तो वो भी चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई थी, काफी अच्छे नंबर थे, उससे मेरा हो गया एडमिशन और मैं पढ़ाई ही कर रही थी। तो जैसे गेम का एक पीरियड होता है कि आप उसमें खेलने जाओगे या कुछ भी करने जाओगे, आप टाइम पास करो कुछ भी करो, तो वहां मैं जाती थी। तो ऐसे ही एक मैम थी वहाँ पे, तो वो भी हमारे ही थोड़े एरिया की थी, आसपास की। तो उन्होंने मुझे बोला कि दोनों तू दिखने में बड़ी हट्टी करती, क्योंकि देखो आर्मी, मेरे पापा आर्मी में थे और स्टार्टिंग से अच्छा खाए हैं, अच्छे डिसिप्लिन रहे हैं, तो बॉडी ऑब्वियसली आपकी हट्टी खट्टी रहती है, अच्छा खाया तो उसने देख के बोला उन्होंने, तू रेसलिंग क्यों नहीं कर लेती, हमारे पास रेसलिंग की टीम है और कुछ नहीं करना होता, बस धक्के मार के गोला होता है उससे बाहर निकालना होता है, 1 पॉइंट मिल जाता है। तो मैंने बोला मैम आप मेरी हड्डी पसली तोड़वा के मानोगे? तो बोली नहीं ट्राई कर, इंटर कॉलेज होता है तो इंटर कॉलेज में जाके ट्राई कर, ऐसे पैसे भी मिलेंगे, किट भी मिलेगी, घूम के आ। मैं बोले चलो ठीक है मैम, मैंने हाँ कर लिया। और वहां पे मैं सच में ही सिर्फ नेचुरल पावर से 3 फाइट जीते, सिर्फ 10-0 करके, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, मैं जाती और धक्का मार के निकाल देती। और ऐसी लड़कियां भी नहीं थी कि जो जैसे मेरे जैसी थी जिन्होंने कभी किया ना हो, कुछ जूडो की थी और कुछ तो रेसलिंग बैकग्राउंड से थी जो 2-3 साल जिन्होंने की है। तो मुझे बड़ा वो लग रहा, ये तो बड़ा मस्त है गेम। और ये मैंने घर बात की, मैं बड़ी खुश हो रही करके, मैं बोली मम्मी ऐसे ऐसे, मेरी सास को फोन किया, मेरे हस्बैंड को फोन किया, तो बोले भाई तेरे को लग रहा है तो कर ले, बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मम्मी बोली पढ़ाई नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो पढ़ाई करते रहना। बोली चलो ठीक है। तो वहीं पे पास में अखाड़ा था, चंद्रगिराम अखाड़ा, मेरे कॉलेज के जस्ट पास, मैंने वहां से स्टार्ट। सो जब शादी कर आपने की थी, सबसे बड़ा सपोर्ट आपके हस्बैंड रहे होंगे आपके? बिल्कुल। तो उनका रिएक्शन क्या था जब आपने बोला कि मुझे रेसलिंग करनी है सबसे पहले? उनका रिएक्शन तो यही था, भाई देख ले तेरे अंदर दम है तो तू कर ले, तेरे को अच्छा लग रहा है तो। और मतलब उनको भी यकीन नहीं हुआ जब मैं जीत गई थी ना, ऐसे कि वो भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि देखो मेरी सास ने भी कभी मुझे एज ए बहू कभी देखा ही नहीं है, नहीं वो पढ़ने नहीं भेजती मुझे, इतना दूर कौन भेजता है शादी के बाद, बहुत कम, वो भी गाँव से।
और गांव भी ऐसा नहीं कि बहुत ही डेवलप्ड है, काफी झज्जर और ये साइड अभी भी डेवलप हो रही है, लेकिन उतनी मेंटेलिटी अभी भी नहीं हुई। तो उनकी मेंटेलिटी तो ऐसी थी, उन्होंने तो बोला जो करना है कर, तेरे ऊपर है, बस पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सो इस जर्नी के दौरान सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन क्या रहा था? इमोशनल ब्रेकडाउन तो देखो इंजरीज रही हैं, और इंजरीज में जो मुझे ना लोगों से जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला कभी भी। कि हमेशा मुझे लेट डाउन ही किया गया है कि हाँ बस अब तो क्या जरूरत है तुझे करने की, ऐसे सब तो अच्छा है, चोट लग गई अब तो। और जो मेरे को कमर की मेरी सर्जरी हुई थी, तो मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी, लाइक एक अपाइज होते हैं ना, मतलब ऐसे हो गई थी बेड पे बिल्कुल। और उम्मीद ना मतलब बिल्कुल ऐसे होता है ना 0% हो जाती है कि ऐसे ही होगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी खुद बोला था कि भाई तू सर्जरी करवा रही है, बट उम्मीद 20 to 30% ही है कि तू कम बैक, बहुत कम लोग इस सर्जरी से कम बैक कर पाते हैं। तो बट मैंने उस टाइम भी ठान लिया था कि मुझे तो कम बैक करना ही है। बट अंदर ही अंदर मैं हर रोज अपने आप से लड़ती थी, क्योंकि पेन होता था, मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही थी। तो हर एक दिन मैं खुद से लड़ती थी कि नहीं करना है, करना है, कैसे भी करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन ना मेरी बैक की सर्जरी तब हुई थी। सो जब ऐसा टाइम आता है जब सोसाइटी में या फैमिली हमको सपोर्ट नहीं करता है, जैसे आपके साथ भी हुआ, तो वो टाइम पे आपने अपने आप को क्या बोला है, अपने आप को कि आप चलते रहो, वो कैसे किया? देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मैं लोगों की तो मैं कभी नहीं सुनती हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ 3-4 लोग हैं जिनकी मैं सुनती हूँ, मेरी सास, मेरे हस्बैंड और एक दो जो मेरे दोस्त हैं, बस। बाकी मेरे लिए और लोगों का ओपिनियन क्या है, क्या वो सोचते हैं, क्योंकि लोग क्या है, लोग वही है कि जो वो खुद नहीं कर सकते ना, उनको लगता है कि कोई दूसरा भी नहीं कर सकता, तो उनको भी रोको, वो कैसे आगे जा रहा है। तो मैं लोगों को कुछ नहीं मानती हूँ, और जो मैंने सोचा वो मैं करके रहती हूँ, बस मुझे 4 लोगों की परमिशन चाहिए होती है। सो जब रेसलिंग की बात आती है, इसमें डेडिकेशन, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एंड इसके दौरान आपने भी बहुत सारे लेसन सीखे होंगे। तो ऐसा कोई एक लेसन जो आप उन लड़कियों को बताना चाहोगे जिससे वो लोग भी इंस्पायर हो एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ सके? मैं बस यही कहना चाहूंगी ना कि लाइफ में ना आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि लाइफ खत्म हो चुकी है, बट लाइफ वहीं से ही स्टार्ट होती है, वही आपका कुछ करने का टाइम होता है। तो मैं 4 लाइन भी बोलना चाहूंगी उन लड़कियों के लिए, उनको डेडिकेट करना चाहूंगी जो गिव अप करने के लिए सोच रही है। ठोकरे खाती हूँ पर शान से चलती हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलती हूँ, गिरती हूँ उठती हूँ, फिर से गिरती हूँ, फिर से उठती हूँ, आखिर में जीतूंगी मैं, ये ठान के चलती हूँ। बहुत अच्छी चीज बोली है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे। तो रेसलिंग के अलावा आपने रियलिटी शोज भी किए हैं। सबसे पहले जब रजत भाई के साथ आप थे, उससे पहले मैंने एक रियलिटी हाँ, शो और किया विद्युत जामवाल और अक्षय अच्छा, कुमार। बट आई थिंक सो रजत वाले जब आप इसमें गए थे वो बहुत ज्यादा फेमस आ गया, फेम भी आपको वहां पे मिला काफी। तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है? बिकॉज़ वो दिख के आते हैं एकदम एग्रेसिव है, एकदम देसी इंसान है, जैसे कि जो है मतलब जो है मुंह पे है, सबके सामने है, मतलब ऐसा नहीं कि कैमरे के आगे भाई मैं अलग हूँ या कैमरे के पीछे अलग हूँ। तो मुझे ऐसा लगा बड़े मतलब ऐसे ही जैसे वो रहते हैं ऐसे ही रहते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ। सो ये आपने कब सोचा कि आपको इवेंट्स में पार्ट लेना है और कॉम्पिटिशंस में जाना है, टीवी पे आना है? टीवी पे आने का मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे टीवी पे आना। मुझे शौक है, जैसे कि मुझे शौक होता है सबको, एक सबकी हॉबीज होती है, मुझे वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, फोटो खींचना, सुंदर दिखना, सजना सवरना, मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो कभी सोचा नहीं था, बट मुझे आगे से लाइफ ने अपॉर्चुनिटीज दी और मैंने मना नहीं किया, क्योंकि एक फिटनेस को, एक अपनी एक स्टोरी को लोगों के सामने लेके आना, इंस्पायर करना। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा टीवी पे आने का मकसद फेमस होना कभी भी नहीं था। मेरा मकसद हमेशा ही टीवी पे आना ये था कि मैं 10 में से ना 6 लोगों को इंस्पायर कर सकूं। उसमें से और एक आपका टीवी का एक ये था सीरीज जहाँ पे ऋषभ ने आपके लिए टैटू बनाया था ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, तो वो सीन के बारे में बताओ। तो वो सीन के बारे में एक्चुअली डेयर करना था, और डेयर ऐसा था कि मैं भी कुछ भी कर देती, बट ऋषभ भाई ने बोला बाल काटने पड़ेंगे तो बहुत बुरी दिखेगी, ठीक है तो तुझे मैं नहीं करने दूंगा। तो मैं बोला ठीक है ऋषभ भाई आप करो। तो उन्होंने बिना, मुझे नहीं पता था कि वो इतना मतलब उन्होंने ना मतलब बिल्कुल
3 सेकंड के अंदर मेरा नाम ले दिया था बिना सोचे समझे, क्योंकि परमानेंट टैटू करना एक बहुत हम्म। बड़ी बात हो जाती है और कोई भी नहीं करता, मतलब आजकल कोई अपने खून के रिश्तों के लिए भी नहीं करता है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने उनके दिल में वो एक रिस्पेक्ट, वो एक जगह बनाई एक बहन की, तो उनके मन में ये इमोशंस आए कि भाई मैं अपनी बहन का टैटू बनवा लूंगा, और उन्होंने वो डेयर किया। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरे खुद का भाई भी ना बनवाए सच बताओ तो टैटू वगैरह तो, और मैं खुद भी नहीं बनवाती हूँ टैटू, मेरी पूरी बॉडी पे कहीं टैटू नहीं है, क्योंकि मुझे टैटू एक्चुअली में पसंद भी नहीं है। हाँ, और उसने बिना सोचे समझे, वो भी रोनाल्डो का फैन है, जो रोनाल्डो फैन है वो जो टैटू से वैसे ही दूर रहते हैं, बट उसने बिना सोचे समझे मेरा नाम लिया, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि बहुत बड़ी बात है, और इतना मैंने मतलब इतना रिस्पेक्ट मैंने कमाया। एंड वो आपके लिए एग्रेसिव भी हो गए थे काफी, एक दूसरे को मारने चले गए थे कि उसने बोला था मैं शांत थी, बट वो कि भाई बोल कैसे दिया, मेरी बहन नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो तो एग्रेसिव नेचर तो नहीं है उसका उतना, बट वो उस चीज के ऊपर, क्योंकि जब मैं उसको पता है कि इसको हार बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ, मैं बिना तैयारी के कभी जाती नहीं, मैं हमेशा हर चीज के लिए अपना 100% डालती हूँ, और मैं हार जाती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार मतलब एक रिग्रेट रह जाता है कि और अच्छा कर सकती थी, और अच्छा करना था, तो इसीलिए वो आंसू निकल जाते हैं। वो आंसू मेरी वीकनेस नहीं है, कि उस आंसू से ना मैं सीखती हूँ, मुझे वो पल याद रहता है, और मैं आगे और मेहनत करती हूँ उस चीज के लिए। तो वो ऋषभ भाई को वो चीजें समझ में आई कि मेरे इमोशंस उनको मतलब समझ में आए, तो इसीलिए वो इतना एग्रेसिव हो गए। भाई तूने बोला मेरे से मेरी बहन को, मेरी बहन है ये, और गुस्सा हो गए थे। सो जैसे आपने बोला आपको हारना पसंद नहीं है, सो आपके लिए आपके सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? मसल, माइंडसेट या पागलपन? माइंडसेट प्लस पागलपन, क्योंकि पागलपन भी एक चाहिए आपको, कि उस हद तक उस चीज को चाहना, उस चीज के लिए मेहनत करना, अपना 200% देना, तो उसके लिए पागलपन तो चाहिए, अपने आप को पुश करना। एक टाइम होता है जब आपकी मसल्स, आपका माइंड सब कुछ गिव अप कर देता है, उस टाइम पे आपका पागलपन साथ देता है। सो ऐसी कोई क्रेजी चीज आपके जर्नी में की हो जो आपको आज तक याद हो? क्रेजी या पागलपन वाली चीज? पागलपन वाली चीज तो बहुत सारी है ऐसे तो, बट अभी याद नहीं आ रही है। ओके, बट ऐसी कोई मेमोरी है आपके कंपटीशन से जो आप शेयर करना चाहोगे? फनी, मे बी स्कैरी? फनी तो नहीं है, बट मतलब थोड़ी ऐसी है कि मतलब एक बार मैं फाइट से पहले ना गलत कॉस्ट्यूम पहन गई थी। अच्छा। गलत रंग की कॉस्ट्यूम पहन गई थी, और उस चक्कर में फिर वापस चेंज करने गई, तो वापस से फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये सेम वाली है, फिर ऐसे 2-3 बार चक्कर कटवा रही थी, तो मतलब वो थोड़ा मेरे लिए ऑकवर्ड सा मोमेंट आ गया कि पहननी कौन सी कॉस्ट्यूम है। ओके, सो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप रेसलिंग में और कहाँ जाना चाहते हो? कौन सा कंपटीशन करने वाले हो? रेसलिंग में अभी तो मैं फर्स्ट जो मेरा टारगेट है एशियन गेम्स है, देन उसके बाद में ओलंपिक है, तो अभी उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, तो अभी नेशनल्स आएंगे नेक्स्ट मंथ, राइट। तो फर्स्ट तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, मैं जी चांस से उसके लिए मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि रेसलिंग से ना मैं बहुत प्यार करती हूँ, कि वो प्यार ही ना मुझे इंजरीज हर चीज से ओवरकम करके ऊपर ले आता है। मुझे पता है कि मेरा प्यार और पागलपन इतना है कि मैंने जो सोचा है ना वो मैं पा लूंगी। तो आपको क्या लगता है सोसाइटी में जब स्ट्रॉन्ग गर्ल्स होती है, स्ट्रॉन्ग वुमेन आती है, तो क्या लोग डर जाते हैं? हाँ, डरते हैं ऑफकोर्स, लड़के भी डरते हैं, क्योंकि ये चीज तो मैंने महसूस की है। मैं शोज में भी गई हूँ, मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं ट्रेनिंग पे भी मैं देखती हूँ कि जब कोई किसी स्ट्रॉन्ग लड़की को कोई देखता है ना, तो एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं कि ये इसीलिए स्ट्रॉन्ग है, ये खाती होगी, ये करती होगी, मतलब एक्सक्यूज देना स्टार्ट करते हैं। ये उनको बर्दाश्त नहीं होता कि भाई ये भी मेहनत कर सकती है, अ वुमेन कैन आल्सो मस्कुलर, वो भी दबंग हो सकती है, वो भी तुमसे दबने वाली नहीं हो सकती है, वो अपने लिए आवाज उठा सकती है। तो कई बार मतलब मुझे लगता है कि मेंस को वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, और सोसाइटी को कि औरत अपने लिए इतना कैसे आवाज उठा रही है, इतनी बुलंद कैसे, इतनी ताकतवर कैसे है, तो कहीं ना कहीं डरते तो है। मैन को बड़ा फ्रेजाइल होता है, बी इट इन कॉर्पोरेट या बी इन स्पोर्ट्स, अगर उनसे कोई ज्यादा ताकतवर दिख जाए उन्हें तो बर्दाश्त आज तक भी नहीं होता है। खासकर तो एक लड़की और लड़के का कंपटीशन, और लड़की जीत जाए तो लड़के को एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं, एक्सक्यूज देगा, तो है। सो आपको क्या लगता है जब वुमेन एम्पावरमेंट शुरू होती है, वुमेन एम्पावरमेंट कब शुरू होती है? जब वुमेन परमिशन मांगती है, मांगना बंद करे तब शुरू होगी? नहीं,
वुमन एम्पावरमेंट का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो परमिशन मांगना बंद कर दे। अपनों से परमिशन मांगना जरूरी है, और जो अपने होते हैं और अगर उनको हमारे अंदर बात लगती है तो हमें परमिशन दे दो। वुमन एम्पावरमेंट का मतलब अपने आप को उस काबिल बनाना कि आपको कोई किसी चीज के लिए मना ही ना करे। जैसे मैं हूँ, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मैं मतलब मेरा मायका भी कोई इतना मतलब वो नहीं था कि मैं आज मुंबई जैसे शहर में हर चीज मैं कर रही हूँ, मैं अकेले रह रही हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मेरा ससुराल भी उस तबके से आते हैं गांव से, बट मुझे हर चीज की मैंने कभी परमिशन मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे आगे से परमिशन मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि परमिशन ना लेना पड़े। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि अपने आप को उतना एम्पावर कर दो, उतना अपने आप को काबिल बना दो कि आपको परमिशन खुद से लोग देने लग जाएं, खुद से बोलने लग जाए कि हाँ तू कर जो तुझे करना है। सो हम उसके पहले मेल ईगो की बात कर रहे थे, तो जब आपकी इतनी सक्सेस देखते आपके हस्बैंड, तो वो कैसे सपोर्ट कर रहे, उनका रिएक्शन क्या रहता है? वो तो मतलब बहुत ही खुश रहते हैं, और मेरे मतलब वो एक ऐसा आदमी है ना, मतलब कि मतलब मेरे हर टाइम में वो मेरे साथ रहा है। कभी उसने, मैं जो भी सपने देखती हूँ बताती हूँ कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये मेडल लेके आऊंगी, अब की बार ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो वो उस पर पूरा बिलीव करता है विदाउट एनी डाउट। मुझसे कभी सवाल ही नहीं पूछता कि कर पाएगी नहीं कर, मतलब डाउट ही नहीं करता है कभी भी। तो मतलब वो उसका लेके कि बस जो तुझे करना है ना, करना है तेरे साथ। तो मतलब बहुत टचवुड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। ओके, सो आपके लिए जीत का मतलब क्या है? मेडल, रिस्पेक्ट या पीस? रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, देन मेडल तो ऐसा होता है कि दो लोग खेलते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो उसके लिए हम काम कर सकते हैं। लेकिन रिस्पेक्ट जो है ना, सबसे बड़ी चीज है, वो इतनी इजीली आप कमा नहीं सकते, बहुत बड़ी चीज होती है। सो अगर आप कोई गेम हार चुके हो, तो उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? जब मैं गेम हारती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। 2 दिन 3 दिन तो मैं सोचती रहती हूँ कि मैं हारी कैसे, मैं रीजन ढूंढ लेती हूँ कि ये रीजन था, और उस रीजन पे काम करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं बेटर करती हूँ उसी चीज में। और मतलब मेरे इमोशंस जो है ना, जैसे कि मैं रो रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, जो भी है, मतलब वो मुझे ना ताकत देते हैं अंदर से कुछ करने के लिए। जैसे ऐसे होता है कि कई बार हार के चल कोई बात नहीं, हार गए, कई लोग ऐसे होते हैं चिल, कोई बात नहीं हारी तो गए हैं, दूसरे आगे बढ़े, कोई बात नहीं बेटा अगली बार कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा बड़ा संतुष्ट है अपनी लाइफ, उसको चाहिए ही नहीं, उसको वो भूख ही नहीं है, उसको वो पागलपन ही नहीं है। यार तुम हार गए हो, तुम्हें दर्द होना चाहिए, तुम हार कैसे गए, हाउ, तुमने इतनी मेहनत की, कैसे हार गए तुम, उस चीज का दर्द होना चाहिए। उस दर्द को महसूस करोगे तो वो दर्द तुम्हें बनाएगा, वो दर्द तुम्हें खड़ा करेगा, वो मजबूर करेगा कि नेक्स्ट डे तुम उठ के मेहनत करो, अपनी कमी पे काम करो। सो मुझे लगता है कि दर्द होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, या कोई यंग रेसलर अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? मैं बस यही एडवाइस देना चाहूंगी कि भगवान का नाम लेके मेहनत करते रहो, और बी स्पिरिचुअल, बी डिसिप्लिन। और मोटिवेशन तो खत्म हो जाता है, बट डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, क्या खाना है, कब उठना है, कैसे क्या करना है, और भगवान में आस्था होनी चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, ठीक है। और ऊंच नीच जैसे ये सिचुएशन है, राइज एंड फॉल, ये तो आती रहती है, कभी चोट लग जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, बट उस चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज होती है वो बदलती है। आपको चोट लगेगी, वो ठीक भी होगी, फिर आगे कर लेंगे, मतलब करते रहो, गिव अप मत करो, लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपकी लाइफ एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका आप क्या टाइटल देते? दंगल नहीं बोल सकते। वो तो मैं बोलूंगी नहीं। एक्चुअली पता है, मेरे साथ एक इंसिडेंट है। जब मैं रेसलिंग में आई थी ना, तो मैं बहुत मतलब मेरे हस्बैंड से ऐसे मैं बहुत बातें करती थी फोन पे ऐसे, और मतलब पता नहीं क्या क्या सपने देख लिए थे। मैं स्टार्ट की ईयर की बात करी, जब मैं रेसलिंग में फर्स्ट ईयर में आई थी उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि तेरे ऊपर तो देख लेना मूवी बनेगी, जबरदस्त मूवी बनेगी। मैंने अच्छा कौन सी मूवी, फिर उसका नाम क्या होगा, तो उसने ही नाम बताया था कि उसका नाम होगा रोनक द ग्रेट। अच्छा, सो मैं चाहती हूँ कि भाई उसकी इच्छा पूरी हो, मेरे ऊपर मूवी बनाओ जल्दी से। हो जाएगा, और जब भी मेडल लेके आती हूँ मैनिफेस्ट हो जाएगा। या आई एम मैनिफेस्टिंग, बनेगी श्योर। ओके, और एक क्वेश्चन था, जैसे दंगल मूवी में ना उसकी बहन उसके भाई के साथ प्रैक्टिस करते थे, कभी अपने हस्बैंड के ऊपर मोस्ट प्रैक्टिस की है? बहुत करती रहती हूँ मैं, ऐसे पकड़ के कहीं से कहीं ऐसे आता था, तो बोलते कि मेरे साथ मत करिए ऐसे, मतलब मजाक में कि मैं तो कमजोर आदमी हूँ।
कमजोरों पे ताकत नहीं आजमाते। तो ये तो फनी मोमेंट्स है, ये तो चलते रहते हैं। सो आप जब रेसलिंग करते हो ऑब्वियसली आपके इतनी पावर है, एग्रेशन है, तो जब आप नॉर्मल लाइफ में रहते हो तो कभी ऐसा इंसिडेंट देखा है आपने जो कि बहुत अनफेयर हो रहा हो एंड आपको लगा हो कि भाई मैं इसको कभी खत्म कर दूंगी, बट आपको कंट्रोल करना पड़ा बिकॉज पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ बिल्कुल, बहुत बार हुआ है ऐसा। तो जैसे कि मुझ में ना, मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो हमारी ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होती है, तो ऑब्वियसली एग्रेशन ट्रेनिंग से भी होता है और मुझ में है भी ज्यादा। मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मतलब मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग मुझे पोक करते हैं, शोज में भी, शोज में ज्यादा, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो लोग मुझसे पंगा लेते हैं, उनको पता ही मतलब समझ जाते हैं बस। लेकिन वहाँ पे थोड़ा ये था कि उनको पता है कैमराज है तो ये कुछ नहीं करेगी ऐसे, तो लोग जानबूझ के पोक करते हैं। वहाँ मैं खुद को बहुत कंट्रोल किया, अपने एग्रेशन को। मुझे पता है कि मैं इससे ताकतवर हूँ, मैं इसको मार सकती हूँ, गिरा सकती हूँ, फोड़ सकती, तोड़ सकती हूँ, बट मैंने काफी कंट्रोल किया। एंड बाहर भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, पहले मैं कोशिश करती हूँ पोलाइटली मान जाए कैसे भी करके, बट एट दी एंड ऐसा हो जाता है कि बहुत बार मैं नहीं कर पाती कंट्रोल, बहुत बार मैं कर भी लेती हूँ। बट एग्रेशन जो है ना, मतलब अगर आ गया मुझे वो लेवल का, तो फिर अनकंट्रोल, आदमी खत्म तो नहीं, बट हाँ फिर मैं रुक नहीं सकती मारपीट से, क्योंकि मेरे को ना जैसे जबान से ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाती हूँ, मेरे फिर हाथ पैर ज्यादा चलते हैं। बस ट्रेनिंग भी वैसी हुई है। हाँ, हाँ, कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे इससे? इंसिडेंट तो बहुत है ऐसे। 2-3 साल पहले एक बार ऐसे ही गाड़ी ऐसे टच हो गई थी, तो वहाँ पे भी ऐसे एक डॉक्टर थी, तो वो लेडी किसी को ऐसे टक्कर मार के, डॉक्टर थी वो लेडी भी खुद, और लाइक स्कूटी को टक्कर मारी और हमारी गाड़ी पीछे से उनको टच हो गई, तो वो भाग गई, तो उसको उठाया भी नहीं, तो हमें बड़ा गुस्सा आया, हमने लगा गाड़ी लगा ऐसे, तो गाड़ी लगवाई। और फिर उसको वो बोली कि नहीं, मैं इस लेडी से बात नहीं करूंगी, मुझे इससे डर लग रहा है, मुझे मार देगी। तो मैंने बोला अरे बहन नीचे तो उतर गया, बात करेंगे, तू ऐसे कैसे भागे? बोली मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। फिर वो इस पे आ गई, तो देन फिर मेरे को ये लगा कि यार ये तो बहुत ही वो कर रही है। फिर मैंने तो उसकी खिड़की में 2-3 ऐसे थप्पड़, और बहुत डर गई, तो पुलिस भी आ गई थी। तो फिर उसको उसके ऊपर ही कार्रवाई की, मुझे तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो गलती में थे ही नहीं। बट ऐसे ऐसे तो बहुत होते रहते हैं, मतलब ये मैं अब पता है कैसा, मैं अब थोड़ी समझदार मैच्योरिटी हो गई है, अब थोड़ी समझदारी ये हो गई हूँ कि अब मुझे लगता है कि ना ये लोग कीचड़ है, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो हम पे भी आएगा, तो कोशिश करती हूँ अपने आप को ना काम रखूं सिचुएशन में, अपने एग्रेशन को दबा लूं जितना हो सके, कोशिश करती हूँ, बट नॉट श्योर कि कर पाऊंगा। और एक क्वेश्चन था ऐसा कि जो आज की गर्ल्स हम देख रहे हैं, इतने सारे रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या उन्होंने भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए? सब लोग बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस सीखो, बट कभी भी सीख नहीं रहे। बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि अभी ना स्कूल टाइम से, 4th-5th क्लास से ही लड़कियों को ना ये सेल्फ डिफेंस सिखा देना चाहिए, क्योंकि ना मैंने एक चीज देखी, अक्सर जब आप बाहर जाते हो, लाइक मैं तगड़ी, तो मुझे कोई ऐसे नजर उठा के भी नहीं देखती, क्यों उसको लगे कि भाई तगड़ी है और नहीं कर देगी काम का। लेकिन जब जब भी कोई कमजोर लड़की दिखती है, तो लड़का उसको छेड़ता है या उसके साथ सोचता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैं ये मानती हूँ कि लड़की को ना ऐसे ताकतवर बनाओ, उसको सेल्फ डिफेंस सिखाओ। मुझे लगता है कि हर लड़की ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो किसी की हिम्मत नहीं, अपने से तगड़े से कोई पंगा ही नहीं लेता, तो जब उसको लगेगा कि हाँ भाई तगड़ा है या बराबर का, तो कोई पंगा ही नहीं लेगा, तो ऑब्वियसली फिर ये रेप केसेस आई थिंक कम हो जाएंगे। और ये सब चीजें ना स्कूल टाइम में स्टार्ट कर देनी चाहिए, कि एज ए जैसे स्पोर्ट्स के पीरियड होते हैं, और भी अदर एक्टिविटीज होती है, तो एक जो है ना, एक पीरियड इसका भी होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सिखाया जाए, तो हर लड़की अपनी रक्षा खुद कर सके। हमारे इधर दीपाली है, उसके ऊपर आप एक दो मूव्स करके दीपाली में क्यों आप पे करके दिखाएंगे? ये बेटर रहेगा, ये कर लो। हाँ सेल्फ डिफेंस, हाँ एक दो सेल्फ डिफेंस मूव दिखा दो, हो जाएगा। नहीं रहने दो, कट कर। हाँ ये रहने दो, डाल भी देंगे। हाँ we are okay, अब tables we'll start moving the tables, एक दो सेल्फ मूव उठा के पटकना नहीं है ना, खाली मूव दिखा दो। अरे ऑलरेडी डर गए, अभी बोला ना लड़के डरते हैं तगड़ी लड़की। इतना इजी भी बोल दिया, दीपाली में कर लो। Thank you so much मैम, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हुआ है, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर सका। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आके, थैंक यू।